अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लग्जरी कैब कुआलालंपुर की सड़क पर रवा दवा थी। तालिया पिछली सीट पर खामोश बैठी बाहर देख रही थी, जहां सियाह रात में ऊंची रोशन इमारतों वाला शहर दूर तक फैला था। कुछ देर बाद उसने तमाम सोचों को जहन से झटका और पर्स खोल के सुनहरी जंजीर निकाली, जिसके आगे डली सी जुड़ी थी। असरा का ब्रेसलेट जो अब उसका लॉकेट था, कोई अजीब इसरार सा था उसमें, जैसे उसकी यादों का पिंजरा हो, जैसे उसके माजी का मकबरा हो। तालिया ने उसे गर्दन में डाला और कुंडा बंद किया। लम्हे भर की देर थी कि जंजीर ने उसकी गर्दन को मुकय्यद किया और कुआलालंपुर की सियाह रोशन रात इर्द गिर्द से गायब होती गई। 13 साल तालिया दरख्तों के दरमियान एक डूबती शाम में पहुंच गई। वो खुद को नहीं देख सकती थी, बस अपने कंधों पे आगे को गिरे लंबे बाल और मटियाला लिबास दिखाई देता था। मंजर उसकी आंख से देखा जा रहा था। उसने खुद को पत्तों से ढकी जमीन पे बैठे पाया। चौकड़ी मार के हाथों में टूटा नारियल था जिसमें पानी भरा था। वो उसे लबों के करीब ले गई और ऊपर उठा के होठों के अंदर उंडेला। ठंडा मीठा पानी। तालिया पुकार पे वो जो नारियल के पानी से प्याले से पानी पी रही थी, रुकी और गर्दन मोड़ी। वहीं दुबला पतला आदमी चला आ रहा था, लकड़ियों का गट्ठा कंधे पे उठाए। वो पसीने में भीगा था। चलो घर चलें। वो उठ खड़ी हुई और एक जालीदार थैला उठा लिया जिसमें नारियल से नारियल भरे थे। बापा दोनों दरख्तों के दरमियान से गुजरते पहाड़ से नीचे उतर रहे थे जब उसने पुकारा। मुराद ने कदम उठाते हुए गर्दन मोड़ के उसे देखा। क्या तुम्हारी चाबी तैयार हो जाएगी तो हम खजाने के मालिक बन जाएंगे क्या? मैंने कहा था ना, मैं ये जिक्र नहीं सुनना चाहता। मुराद के अब्रू बिछ गए। मगर गांव के लोग। कोई और बात करो तालिया। उसने खफगी से गुरका तो वो चुप हो गई। थैला कंधे पे लादे चलती गई। सुर्ख सर खफगी से खूब खूब झुका लिया। क्या तुम कल शिकार पे चलोगी मेरे साथ? कुछ देर बाद उसने नरमी से पुकारा। नहीं। वो न रूठेपन से कदम उठाती रही। ऊंचे दरख्तों के दरमियान गीली जमीन पे वो चलते जा रहे थे जैसे कोई जंगल हो। दरख्तों के ऊपर आसमान पे सूरज डूबता दिखाई देता था। अंधेरा फैलने को था। इधर से मुड़ जाओ। वो अपनी धुन में आगे चलती जा रही थी। मुराद ने शाने से पकड़ के मोड़ा तो वो चूंकी। हमने उस तरफ नहीं जाना। नहीं बेवकूफ, हम दूसरी तरफ से आए थे। जंगल में सारे रास्ते एक से हैं पापा, तुम्हें रास्ता कैसे मिल जाता है? वो नाराजी भूल के पूछने लगी। क्योंकि मैं जमीन को नहीं देखता, आसमान को देखता हूँ। रास्ता ऊपर देखने वालों को ही आसानी से मिलता है। वो देखो। उसने दरख्तों से दूर ऊपर उंगली उठाई तो लड़की सर उठा के देखने लगी। वो तारा, उसको दाएं हाथ रखोगी और सीध में चलती जाओगी तो हम गांव पहुंच जाएंगे। गौर से देखो। मेरे देखने की क्या जरूरत है बापा, तुम्हें रास्ता मालूम तो है। वो लापरवाही से कंधे उचकाती सामने देख के चलने लगी। मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ बेटे, अगर कभी खो जाओ जंगल में या किसी दूर की जगह पे तो इस सितारे को गौर से देखो। उसने ज़बरदस्ती उसका सर उठाया तो वो ऊपर देखने लगी। उसको दाएं हाथ रखो और यूं सीध में चलती रहो। किसी राहगीर, किसी मुसाफिर, किसी की मत मानना। सिर्फ अपने बापा की बात याद रखना और सिर्फ इस तारे पे भरोसा करना। मंजर मध्यम पड़ता गया, बोझ सा बढ़ता गया तो इसने बेख्तियार लॉकेट नोच उतारा। आपकी मंजिल आ गई मैम। ड्राइवर दरवाज़ा खोले खड़ा था। वो कुआलालंपुर की चमकती जागती रात में वापस आ चुकी थी। झिरझिरी से लेकर उसने सर झटका और संभल के उतरी। सामने हालिम का ऊंचा बंगला खड़ा था और कोई वहां उसके इंतजार में मौजूद था। फातेह पार्टी से आते ही अपनी स्टडी में चला गया था, जबकि असरा घर के बैरूनी पोर्च में खड़ी थी, सीने पे बाजू लपेटे। वो खामोशी से एडम को देख रही थी जो ताबेदारी से बता रहा था। चे तालिया ने अपनी कार की चाबियां दी हैं, उनके घर ड्रॉप कराऊं कार? कर आओ। और सुनो, आहिस्ता से बोली। मगर फातेह को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका बॉडी में दूसरी अमीर ख्वातीन का पॉडल पालतू कुत्ता बन जाए। अगर कोई पूछे तो कहना तालिया खुद ले गई थी कार। तुम्हारी जॉब के 2 दिन रह गए हैं। फातेह से डांट ना खाओ तो अच्छा है। मैं खामोश रहूंगा मैडम। एडम ने समझदारी से सर तस्लीम खम किया तो असरा ने हाथ से बर्खास्त होने का इशारा किया। ऊपर वान फातेह अपनी स्टडी में बैठा लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा था। कोट उतार चुका था और आस्तीनों के कफ मोड़ रखे थे। आंखों पे ऐनक लगी थी और नजरें स्क्रीन पे जमी थी। मोबाइल बार बार बज रहा था जिसको नजरअंदाज कर रहा था। बिल आखिर तंग आके उसने उठा लिया। दोस्तों अजीजों के एक साथ पैगामात आना शुरू हो गए थे। उसने चूक के घड़ी देखी, 12 बज चुके थे। नया दिन शुरू हो गया था। आरियाना बिनते फातिह की याद में। खुदा करे आपकी बेटी जो आज के रोज 6 साल पहले खोई थी किसी अच्छे घराने को मिल गई हो। आरियाना जहाँ भी हो अल्लाह इसे खुश रखे और आपसे दोबारा मिला दे।
वो सब आर्याना के नाम के पैगामात थे, दुआएं, गुड लक मैसेजेस। वो उदास मुस्कुराहट के साथ पढ़ता गया। चंद एक को शुक्रिया लिख के भेजा, फिर एकदम दिल ऐसा उदास हुआ कि उसने ऐनक उतार दी और टेक लगा ली। बाजुओं का तकिया बना के सर के पीछे रख लिया। मुस्कुराती गमज़दा निगाहें सामने दरवाजे पे जमी थी। सफ़ेद निखरा निखरा सा दरवाज़ा, जैसे सफ़ेद दूधिया लिबास हो, किसी परी जैसा। मेरा क्रेडिट कार्ड। वो दोनों हॉल में ऊपर तक जाती कुर्सियों के वस्त में बैठे थे। जब फातिह ने स्टेज को देखते हुए हथेली उसकी तरफ फैलाई, सामने साथ बेटी आरियाना ने झट से कार्ड उसके हाथ पे रखा। हेयर बैंड लगाए वो खुश और पुरजोश नजर आती थी। उनकी नशिस्तें अंधेरे में थी, रोशनी स्टेज पे थी जहाँ ड्रामे का एक्ट जारी था। किरदार अपने अपने मकाल में बोल रहे थे। उनमें से ताशा आगापुआ कौन है? उसने आर्याने की तरफ झुक के सरगोशी में पूछा। वो जो हथेलियों के प्याले में चेहरा रखे दिलचस्पी से स्टेज परफॉर्मेंस देख रही थी, मदाखलत पे बदमजा हुई और खफगी से निगाहें मोड़ी। आपको अभी तक कहानी नहीं समझ आई डैड? मुझे फिक्शन बोर करता है बेटा, वो बेबसी से शानी उचका के बोला। आर्या ने अफसोस से गहरी सांस ली। जो लोग जादुई चीज़ों पे यकीन नहीं रखते उनकी ज़िंदगी में कभी जादू आता ही नहीं है डैड। ये तुमने खुद से कहा। अगर आप स्टोरीज पढ़ते तो आपको पता होता कि ये किसने कहा था। खफगी से कहकर बताने लगी। ये एक प्ले है, रशियन प्ले। उसमें एक परी है, ताशा आगापुआ, वो काले कपड़ों वाली। वो उसका गार्ड है डैड, और उसकी मूछें भी हैं। ताशा सफ़ेद कपड़ों वाली है। आर्याना रूहानसी हुई। अच्छा ठीक, आगे? बाजार समझते हुए उसने स्टेज पे खड़ी लड़की को देखा जिसके लंबे सुनहरे बालों पे ताज रखा था और सफ़ेद मैक्सी पाँव तक आती थी। वो गर्दन कड़ाए खड़ी अपने कदमों में झुके शख्स की बात नखुवत से सुन रही थी। ताशा एक रहमदिल परी है जो दूसरों की मदद के लिए दुनिया में आई है। मुझे तो ये कोई मगरूर और खुश्क औरत लग रही है। बोरिंग प्रीटी विमेन। अबरू उठा के तबसरा किया, फिर आर्याना का चेहरा देखा तो संभला। मैं वैसे ही एक बात कर रहा था। मगर आर्याना मजीद कहानी सुनाने के मूड में नहीं थी। वो करके सामने देखने लगी। कोई जदीद तर्ज की फेरी टेल जिसको दिखाने वो बाप को उसकी सालगिरह के दिन खींच के थिएटर लाई थी। आर्याना की नाराज़गी थोड़ी देर बरकरार रही, फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उसकी मुस्कुराहट गहरी होती गई। एक मौके पर उसने जोश से फातिह की कलाई दबाई। ताशा कितनी प्यारी है डैड। वो उस गोरी गुलाबी फूले गालों वाली लड़की से नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। मैं इस हाथ से लिखता हूँ बेटे, उसने करा के हाथ पीछे खींचा। डैड, मुझे ताशा का ऑटोग्राफ लेना है। जैसे ही शो ख़त्म होगा आप मुझे उसके पास लेकर जाएंगे। फातिह ने बेख्तियार झिरझिली ली। मैंने आज तक किसी का फोटोग्राफ नहीं लिया। मैंने आज तक किसी का ऑटोग्राफ नहीं लिया, इसलिए खामोशी से बैठो। अच्छा फ़ोटो तो लेने दें। वो अपनी सीट पे ऊपर नीचे उछलती दबी आवाज़ में मिन्नत कर रही थी। ऊपर नीचे बैठे लोग गर्दनें मोड़ के देखने लगे। बेबी, अगर तुम यूं ही बोलती रहोगी तो इन बेचारों के डायलॉग मिस कर दोगी। आर्याना चौंकी, फिर फौरन सीधी हुई और सब भूल भाल के सामने देखने लगी। फिर कितने ही दिन वो ताशा आगापुआ की बातें करती रही। आर्याना ये मानने को तैयार न थी कि ताशा कोई इंसान थी। उसके नज़दीक वो कोई परी थी। आर्याना फेरी टेल्स में रहने वाली प्यारी सी नन्ही बच्ची थी जिसकी ख्वाहिश थी कि वो खुद भी किसी फेरी टेल का किरदार बन के किताबों में चली जाए। फातिह इसको ताशा से मिलवाने नहीं लेकर गया। उस बात पे कितने दिन आर्याना ने उससे ठीक से बात नहीं की। वो मेंबर पार्लियामेंट था। लोग उससे हाथ मिलाने दीवाना वार कतारों में खड़े होते थे। वो किसी आम सी अदाकारा के पीछे पीछे जाता अपनी बेटी के साथ। नॉनसेंस। मगर आर्याना का जुनून ख़त्म नहीं होता था। असरा ने भी उससे शिकायत की। फिर अगले हफ्ते वो उसे दोबारा ताशा आगापुआ की नुमाइश पे ले गया, मगर इस दफ़ा ड्रामे में जहाँ दूसरे तमाम अदाकार वहीं थे, ताशा का किरदार करने वाली लड़की कोई और थी। आर्याना को मज़ा नहीं आया। वो वापसी पे मुंतजिम को रोक के पूछने लगी, पिछली दफ़ा तो ताशा कोई और लड़की बनी थी, वो लड़की कहाँ है? हमारी एक्ट्रेस मैडम रोज़ की कार ख़राब हो गई थी, वो आ नहीं सकी थी, तो हमने जल्दी में एक एक्स्ट्रा से ये रोल करवाया था। आर्याना मज़ीद उदास हो गई। तो क्या वो दोबारा नहीं आएगी? नहीं, मैं तो इसका नाम भी ठीक से नहीं जानता। एक ही दिन आई और फिर गायब भी हो गई। वो आर्याना को वहाँ से ले आया, मगर उसने सारा रास्ता फातिह से बहस की कि वो असली परी थी। ओके, मुझे कन्विंस करो कि वो असली परी किस तरह थी। कार ड्राइव करते फातिह ने खुले दिल से पूछा तो वो जोश में तेज तेज बोलती गई, क्योंकि वो गायब हो गई, यानी वो उड़ गई होगी। और वो इतनी प्यारी थी डैड कि वो किसी परियों की वादी से आई हुई ही लगती थी। किसी को इसका नाम तक नहीं मालूम। मुझे पता है क्या सोच रहा हूँ, वो थोड़ी को दो नाखूनों से रगड़ते हुए बोला। असली अदाकाराएं कभी परफॉर्मेंस मिस नहीं करती, लेकिन पिछले हफ्ते असल एक्ट्रेस नहीं आ सकी क्योंकि उसकी कार ख़राब हो गई थी। अजीब। मुझे लगता है कोई अदाकारा बनने की ख्वाहिशमंद लड़की थी जिसने असल अदाकारा को किसी मुश्किल में फंसा के आने से रोका हो और ख़ुद रोल लेने पहुंच गई हो। आपका मतलब है वो परी नहीं थी, वो बुरा मान के उसे देख रही थी?
मेरा ख्याल है वो कि फ्रॉड थी जो किसी दूसरे की जगह नाजायज़ तरीके से हथियाने जा रही थी। आर्याना का चेहरा सुर्ख हो गया। हर कोई आपके इन इन पॉलिटिशियंस जैसा नहीं होता डैड। वो मुंह फुला के रुख फेर के बैठ गई और फातिह ने गहरी सांस ली। मैं सच बोलूं बेटा तो तुम्हें बुरा लगता है, मगर वो कोई परी नहीं थी, फिर वो शहजादी थी, चाहे आप माने या ना माने। चंद हफ्तों बाद आर्याना उसको भूल भाल गई, मगर वो चेहरा और वो नाम फातिह की याददाश्त में फीड हो चुका था। सुनहरे बालों वाली ताशा आगा पुआ। एक दफ़ा वान फातिह से किसी का तारुफ हो जाए और किसी का कोई इंप्रेशन बन जाए तो उसे कभी नहीं भूलता था, और जिस लम्हे उसने असरा की गैलरी में उस लड़की को देखा उसे पहचान गया था। वो पहले से दुबली पतली ग्रूम्ड लग रही थी, मगर वल्ला ये वही थी। फिर उसने सुना एडम ने उससे बदतमीजी की है। एडम का ख्याल था कि वो तिंगो कामिल के घर की नौकरानी की तरह लगती थी। ये बात एडम को किसी ने पूरे बोलने नहीं दी, मगर फातिह समझ गया था कि वो क्या कह रहा है। उसने तिंगू कामिल की नौकरानी को नहीं देखा था। शायद चंद सेकंड के लिए कोई नौकरानी अंदर आई थी, मगर उसके कंधे के पीछे सर झुकाए खड़ी रही थी। वो एडम की हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था, ना ही असरा ने वो नौकरानी देखी थी, मगर उसके दिल में मौजूद उस लड़की के लिए लिखा फ्रॉड का लफ्ज़ मज़ीद गहरा नक्श हो गया था। कुछ गलत था इस लड़की में, कुछ पुरअसरार, कुछ अछूता। वो परी है डैड या फिर कोई शहजादी, आप माने या ना माने। आर्याना चुपके से कान में बोली तो वो सोगवारियत से मुस्कुरा दिया। माजी गायब हो गया था और वो अपनी स्टडी में तन्हा बैठा था। मोबाइल पे आर्याना के लिए पैगामात हनोज आ रहे थे। उसने फिर से ऐनक लगाई और उनको पढ़ने लगा। अशर महमूद के ऊंचे किले के लॉन में कैटरिंग वाले चीज़ें समेट रहे थे। सफाई जारी हो सारी थी। किले के अंदर आओ तो गोल लाउंज में वो सोफे पे बैठा था। टांगे कैंची सूरत मेज़ पे रखी थी और टाई ढीली कर रखी थी। हाथ में मोबाइल था जिस पे वो फातिह को पैगाम लिख रहा था। आर्याना को अल्लाह आपसे दोबारा मिला दे, आमीन। पैगाम जाने के बाद चंद लम्हे बाद ही जवाब मौसूल हुआ, शुक्रिया ऐश। अशर ने मोबाइल परे डाला और गर्दन उठा के ऊपर जिगर जिगर करता फानूस देखने लगा। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। का बापा, काश आप ये दिन देखने के लिए जिंदा होते, तलखी से वो बिड़बिड़ाया था। फानूस की रोशनी सारे लाउंज को रोशन किए हुए थी। ऊंची दीवारों पे खूबसूरत बड़ी बड़ी सी पेंटिंग्स आवेजा थी। कीमती लंबे सोफे, मखमली नफीस पर्दे, इस सारे इशरत कदे में वो तन्हा सोफे पे नेमदराज था। कभी इस तरह उसके बापा यहाँ बैठे होते थे। उसने आंखें बंद की तो छम से सारा मंजर सामने आ गया। वो सामने वाले सोफे पे बैठा था, कदरे बेचैन और गैर आरामदा सा। वो एक चीनी नक्कोश और साफ रंगत वाले साहब बड़े सोफे के पुश्त पे बाजू फैलाए बैठे थे। उनके चेहरे पे बरहमी थी। कब तक तुम फातिह के गुलाम बने रहोगे? मैं उनका गुलाम नहीं हूँ बापा, वो बुरा मान के बोला। मैं उनका कंपेन मैनेजर और पॉलिटिकल सेक्रेटरी हूँ। मैं उनके इलेक्शन जितवाना चाहता हूँ ताकि। और कब तक तुम ये सब कर सकोगे ऐश? वो नागवारी से कह रहे थे। तुम्हारा अपना बिजनेस है, उसको तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम्हारी एक जिंदगी है। कल को शादी करोगे, क्या तब भी फातिह के पीछे पीछे डायरी लिए फिरते रहोगे? आबंग एक कॉज लेकर निकला है और मैं मलेशिया के लिए। तुम्हारा आबंग बादशाह आदमी है, बेनियाज और बेफिक्र। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उसके लिए अपने कई साल लगा भी दो। वो तब भी इक़्तिदार में आकर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा ऐश। मेरे बेटे, तुम्हें इस शख्स से कोई बदला नहीं मिलेगा। उनकी आवाज़ धीमी हुई। आंखों में उसके लिए हमदर्दी और फिक्रमंदी थी। अशर का दिल दुखने लगा। मैं सिर्फ मलेशिया के लोगों के लिए कर रहा हूँ डैड। मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। तुम मलेशिया को एक ऐसे शख्स के हाथों में देना चाहते हो जो इतने बरस बाहर रहा। उसे हमसे ज़्यादा मलेशिया से मोहब्बत नहीं है ऐश। मैं आबंग को नहीं छोड़ सकता। बारिसन नेशनल मेरी ज़िंदगी है। वो तड़प उठा। मैं हमेशा बारिसन नेशनल से मुंसलिक रहना चाहता हूँ, एक कंपेन मैनेजर की तरह, एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी की तरह, या किसी बड़े दरिंदे की तरह। अशर चुंका, बड़ा दरिंदा। अगर तुम इस गंदे समंदर में रहना है तो रहो, शौक से रहो, लेकिन मछली बन के रहना या मगरमच्छ बन के, इसका फैसला तुम्हें अभी करना होगा। तुम फातिह से कम नहीं हो। तुमने उसकी पिछली कैंपेन भी चलाई और अब वो दूसरी दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होने जा रहा है। 5 साल बाद वो वज़ीर आज़म बनने का सोचेगा और तुम कहाँ होगे? उसके पीछे डायरी उठा के घूम रहे होगे क्या? आप क्या चाहते हैं? तुम भी इस दफ़ा इलेक्शन लड़ो, मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हो, फिर तुम पे नए मौक़े और नए रास्ते खुलेंगे। तुम फातिह की मदद करते रहो, मगर अपने लिए भी रास्ते हमवार करो। फातिह तुम्हें कुछ नहीं देगा। उसको कल को कोई बेहतर सेक्रेटरी मिल गया तो वो 1 मिनट में तुम्हें बाहर निकाल देगा, लेकिन अगर तुम मेंबर पार्लियामेंट बन जाओ तो तुम्हें कोई आसानी से निकाल नहीं सकता। वो हैरान रह गया। मुझे कौन वोट देगा? बापा ने टांग से टांग हटाई और आगे को झुक के बैठे। वान फातिह को किसने पिछला इलेक्शन जितवाया था? तुम्हारी मेहनत ने और असरा की सपोर्ट ने। अगर तुम उसके लिए कर सकते हो तो अपने लिए क्या नहीं कर सकते ऐश? फानूस अभी तक जिगर जिगर कर रहा था। उसकी रोशनी में खोया आशय। शायद
मजीद माजी में रहता मगर इसका मोबाइल बजने लगा। चूक के वो सीधा हुआ और मोबाइल उठा लिया। जी काका, मैं फाते के लॉकर से फाइल निकालने जा रही हूँ, स्टडी में इसे इल्म नहीं होगा, वो दबी आवाज़ में कह रही थी। तुम स्ट्रीट के कॉर्नर पे आ जाओ, मैं फ़ाइल तुम्हें दे दूँगी। मैं खुद नहीं आऊँगा, रमली को भेजूँगा, ठीक है? हाँ, ये बेहतर रहेगा। अशर ने मुस्कुरा के फ़ोन बंद किया और टीवी रिमोट उठा के बटन दबाया। दीवार पे लगी जिन्नाती स्क्रीन जल उठी। अशर ने चंद चैनल बदले और फिर एक पे ठहरा। अशर महमूद की नस्ल परस्त चीनी मुखालिफ तंजीम से वाबस्तगी ने चीनी हलकों में मायूसी और बदजनी की लहर पैदा की है। एंकर आगे को झुके आवाज़ को संगीन बना के बता रही थी। अशर के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। उसने फ़ोन उठाया और ट्विटर खोला। उसके नाम के मुखालिफ ट्रेंड चल रहे थे। लोग उसे गालियाँ निकाल रहे थे। वान फातेह में हर चीज़ के लिए तैयार था। आप नहीं थे। चंद दिन बाद काका की नीलामी पे नकली पेंटिंग का स्कैंडल जहां आपकी क्रेडिबिलिटी तबाह करेगा, वहीं मकान के असली कागजात की गुमशुदगी आपको माली दचका लगाएगी। मोबाइल के बटन दबाते हुए बिड़बिड़ा रहा था, मगर उससे पहले अपने खिलाफ हुए सारे प्रोपेगेंडे को मैं इस एक तस्वीर से कत्ल करने जा रहा हूँ। इस एक तस्वीर की धूम और हाइप में हर शे दब जाएगी। किसी खबर को कत्ल करने के लिए उसकी वजाहतें देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उससे ज़्यादा दिलचस्प खबर लोगों को देना होता है। एक बटन दबाया और तस्वीर ट्वीट हो गई। मुस्कुरा के अशर ने फ़ोन परे डाल दिया। उसने फाते का दिया दच का हैंडल कर लिया था। क्या फाते उसका दिया दच का हैंडल कर पाएगा? वान फाते की रिहाइशगाह पे रात धीरे धीरे उतर रही थी। असरा ने ट्रे उठाए, स्टडी का दरवाज़ा खोला तो वो टेक लगाए, ऐनक आंखों पे जमाए, मुस्कुरा के मोबाइल पे टाइप करता दिखाई दिया था। तुम्हारी बेड टाइम चाय? ज़बरदस्ती मुस्कुराती वो करीब आए और मेज़ पे कप रखा, कांच मेज़ की सतह के शीशे से टकराया तो खामोश फिजा में इर्ताश पैदा हुआ। इर्ताश उसकी उंगलियों में भी था जिसे उसने मुट्ठियां बाहम फंसा के छुपा लिया। वो एहतियात से फाते को देख रही थी। जल्दी सो जाना, ज़्यादा देर काम न करना। इसे मुतवज्जा न पाकर वो बोली। वो मुस्कुरा के मैसेजेस देखता रहा। वो चंद लम्हे खड़ी रही, फिर मुड़ी। थैंक यू असरा, अमेरिका जाने का ख्याल बदल लेने के लिए। असरा के लबों पे सोगवार मुस्कुराहट उभरी। गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो अब भी मोबाइल पे टाइप कर रहा था। जो तुम चाहो फाते, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फाते ने नजरें फ़ोन पे झुकाए, मुस्कुरा के सर को खम दिया। असरा वहां से निकल आई। अब उसके कदम तेज थे। लाउंज में आकर एक नज़र सीसीटीवी कैमरे को देखा जो वो बंद कर चुकी थी। फिर तेजी से फाते के कमरे में आई और अलमारी खोली, लॉकर का पासवर्ड दबाया और अंदर कागजात उलट पुलट करने लगी। एक पूरा फोल्डर निकाला और लॉकर बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो सर पे शॉल ओढ़े, पैरों में जॉगर्स पहने गेट से बाहर निकल रही थी। रात को 2 गार्ड्स ही गेट पे होते थे। मैं वॉक पे जा रही हूँ। वो अक्सर रात को वॉक पे निकल जाती थी। गार्ड्स ने सिर्फ सर हिला दिया। वो फाइल शॉल में छुपाए, सीने पे बाजू लपेटे तेज तेज चलती गई। अगली स्ट्रीट के कोने पे रमली कार में मौजूद था। वो फौरन बाहर निकला। असरा ने शॉल से फाइल निकाल के उसको दी और कुछ कहे बिना मुड़ गई। चंद मिनट बाद वो घर में वापस दाखिल हो रही थी। आप जल्दी आ गई? गार्ड ने दरवाज़ा बंद करते हुए हैरत से पूछा। हाँ, शुगर लो हो रहा था, उसने पेशानी पे हाथ रख के फिक्रमंदी से कहा। मगर फाते को मेरी तबीयत का मत बताना, उसके दूसरे मसले कम है क्या? मैं दवा ले लेती हूँ। गार्ड से सर तस्लीम खम किया और वो आगे बढ़ गई। फाते बेखबर अभी तक ऊपर स्टडी में मोबाइल हाथ में लिए सोगवारियत भरी मुस्कुराहट से पैगामात का जवाब दे रहा था। हालिम के ऊंचे घर की बैरूनी बत्तियां रोशन थीं। जब बाहर सड़क पे सुपर लक्स कैब आ रुकी, शोफर ने दरवाज़ा खोला तो तालिया मुराद ने ऊंची सफ़ेद डोंट वरी, तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। तुम बताओ ये अशर ने क्या ट्वीट किया है? अभी किसी ने मुझे बताया। उसने समी का जिक्र नहीं किया ताकि दातिन परेशान ना हो। डोंट वरी, तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। तुम बताओ ये अशर ने क्या ट्वीट किया? अभी किसी ने मुझे बताया। उसने समी का जिक्र नहीं किया ताकि दातिन परेशान ना हो। तुमने नहीं देखा? सारी दुनिया ने देख लिया। मैं कहती थी ना ये अशर किसी और चक्कर में है। कह के दातिन ने मोबाइल पे बटन दबाए और स्क्रीन सामने की। फैमिली यूनियन लिख के उसने एक तस्वीर पोस्ट की थी, खाना खाते वक्त की सेल्फी जो अशर ने ले ली थी, और फ्रेम में 4 लोग नजर आ रहे थे। अशर, असरा, फाते और तालिया। सुर्ख लिबास में मुस्कुराती हुई खूबसूरत तालिया जो नीचे कमेंट्स का मरकज थी। या अल्लाह, उसने मेरा चेहरा मशहूर कर दिया। उसने पेशानी छुई। हमारे बहुत से जानने वाले देखेंगे तालिया कि सब गलत हो रहा है। मैं सबको संभाल लूंगी, बेफिक्र रहो। वैसे भी ये मेरी आखिरी वारदात है। लोग कह रहे हैं कि अशर महमूद की मंगेतर है और वो तरदीद नहीं कर रहा। दातिन ने उसे तस्वीर की संगीनी का एहसास दिलाना चाहा। तस्वीर वायरल हो गई है और सुबह से जिसे चीनियों ने बंदूकों की जद में रखा हुआ था, अब सारा मुल्क उसका मेका बना बैठा है।
तालिया को बेख्तियार बेसाख्ता हंसी आ गई। वो मुझे पसंद नहीं करता दातिन, वो खबरों में रहने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मैं भी बदला ले आई हूँ। पर्स खोल के बटन कैमरा निकाल के दिखाया। ये वाईफाई से जुड़ा हुआ नहीं था, सो इस पे जो भी फुटेज फाते के सेक्रेटरी ने बनाई है वो अब मेरे पास है। दातिन ने उसे घूरा। तुम इतनी बेफिक्र क्यों हो अशर की तरफ से? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं? मोटी मुर्गी, कान खोल के सुनो। अशर महमूद अगर समी का बॉस है तो वो इन मनी लॉन्डर्स का सरबराह है जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे रुलने के लिए छोड़ दिया था। मैं उसको कभी पसंद नहीं कर सकती। तेजी से कह के पर्स से कार्ड निकालो उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे पास नीचे मेरे लॉकर रूम में तमाम मशीनें मौजूद है ना, प्रिंटिंग वगैरह की? हाँ। दातिन ने उलझ के उसके कार्ड को देखा जो पुलिस आईडी थी और उस पर साशा कमाल लिखा था। साशा को ताशा करो अभी उसी वक्त। ताशा, वो जो फाते तुम्हें कहता है? हाँ, याद है वो प्ले ताशा आगा पुआ जिसमें मैंने हिस्सा लिया था और डायरेक्टर के लॉकर से बॉन्ड्स चुरा के नकली रख दिए थे। वो आर्याना के साथ उस प्ले को देखने थिएटर गया था, इसलिए उसने मुझे पहचान लिया। उफ तालिया, उसको शक तो नहीं हुआ कि तुम फ्रॉड हो? बहुत सी अमीर लड़कियां थिएटर में शौकिया अदाकारी करती हैं। पूछेगा तो कह दूंगी शौकिया काम किया था, मगर अगर मगर कुछ नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने जा रही हूँ। तालिया के पास हमेशा प्लान होता है। मुस्कुरा के वो उठी, शॉल कंधों के गिर्द लपेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। करीबन पौन घंटे बाद वो अपने बागीचे के बेंच पे टांग जमाए बैठी नजर आ रही थी। कार्ड उसकी गोद में रखा था। हिरनी जैसी आंखें बाहर सड़क पे जमी थी जो गेट के जंगले से साफ दिखाई देती थी। एडम की कार सीधी अंदर ले आया। गेट क्योंकि गेट खुला था, फिर उतर के उसके सामने आया, अदब से चाबी बढ़ाई। चे तालिया, आपकी कार। बैठो एडम, शहजादी के से अंदाज में इशारा किया। वो मुतजब्जब सा बेंच के परले किनारे पे बैठ गया। आगे को हुए। तुम मुझे कोई कातिल, चोर या जासूस समझते हो, है ना? वो कोहनी बेंच की पुष्ट पे जमाए उसकी तरफ घूम के बैठी और मुस्कुरा के गोया हुई। मैंने आपको एक घर में नौकरानी बन के काम करते देखा है, मुझे और क्या समझना चाहिए? तुम्हारा कसूर नहीं है। बहरहाल मैं एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे वान फाते की हिफाजत का टास्क दिया गया है। एतमाद से गर्दन कड़ाए वो बोली तो एडम ने चूक के उसे देखा। वाकई? वो ठिठका। मगर मैं कैसे मान लूँ? तुम वान फाते से पूछ सकते हो सकते हो तुम्हें सच बता दें, हो सकते हो तुम पे इतना एतमाद ना करें। लेकिन क्या तुमने नोट नहीं किया कि मुझे ताशा कहते हैं? जी, मैंने नोट किया है। वो चुमका। ताशा कमाल, रॉयल मलेशिया पुलिस। उसने शान बेनियाजी से कार्ड दो उंगलियों में पकड़ के उसकी तरफ बढ़ाया। एडम ने उसे थामा, उलट पुलट के देखा, फिर जरा पीछे होके बैठा। तने ऐसा आप ढीले पड़े। वो सोच में पड़ गया था। यानी बॉस जानते हैं क्या आप? ऑफ कोर्स वो जानते हैं। मेरी जॉब ही उनके करीब मौजूद लोगों पे नज़र रखना है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग वान फाते के साथ मुखलिस नहीं हैं। एडम ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ। तो यकीनन तुम जानते होगे कि पिछले माह लंकावी जजीरे पे क्या हुआ था और 3 माह कबल सिंगापुर में किस तरह वान फाते को धमकाने की कोशिश की गई थी। एडम चुंका। नहीं, क्या हुआ था? तालिया ने ओह में लब सुकेड़े। अगर वान फाते ने तुम्हें नहीं बताया तो इसका मतलब है कि वो तुम पे भरोसा नहीं करते। तुम उनके लिए एक आर्जी मुलाजिम हो जिसको वो फारिग हो जाने के बाद मिस भी नहीं करेंगे। एडम के चेहरे पर उदासी उतरी। लम्हे भर को चुप हो गया। फिर आप मुझ पे भरोसा क्यों कर रही हैं? दो वजूहात हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम घर वालों के सामने मेरा कवर ब्लो करो। मेरी तो ये नौकरी है, मैं किसी दूसरे टास्क पे लगा दी जाऊंगी, लेकिन वान फाते के दुश्मन चौकन्ने हो जाएंगे। और दूसरी वजह, मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। अशर महमूद फाते साहब के खिलाफ जो इकदाम करने जा रहे हैं उनको रोकने में मेरा साथ दो और मैं डिपार्टमेंट से तुम्हें इस काम का पे चेक दिलवा दूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मान फाते के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। देखो एडम, वो समझाने वाले अंदाज में बोली, पुलिस में जब हम से ऊपर वाले हमें तनख्वाह या बोनस देते हैं तो अपनी जेब से नहीं देते, कौमी ख़जाने से देते हैं और उस पर हमारा हक होता है। तुम क्यों आराम से मिलने वाले 30-40 हज़ार ठुकराओगे? 30-40 हज़ार? एडम मोहम्मद की आंखें खुल गई। 7-8 लाख पाकिस्तानी रुपए। जितना बड़ा आदमी उतने ज़्यादा बोनस। लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब हम अशर महमूद को पकड़ भी लें। और हाँ, मुझे उसके लिए तुम्हारी फाइल ऊपर भेजनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो अप्रूव भी हो जाए, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगी। मगर आप क्यों करेंगी मेरी सिफारिश? तालिया मुस्कुराई। क्योंकि एक दिन तुम दुनिया के सारे बादशाहों और हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। मैं नहीं चाहती तब तुम मुझे भूल जाओ। एडम चीप गया। वो तो बस माँ को लगता है कि खिफ़्फ़त से सर झटका। खैर, अब हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना आए, तुम मुझ पे शक करो या कि शायद मैं वाकई कोई चोर या कातिल वगैरह हूँ।
तो ठीक है, तुम्हारा हक है। अब आगे तुम चाहो तो वान फाते से पूछ लो मेरे बारे में। मुझे नहीं मालूम वो तुम पे कितना भरोसा करते हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए तुम इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी बात पे भरोसा है। वो गहरी सांस लेकर संजीदगी से बोला, और मैं वान फाते के लिए सब कर सकता हूँ। लेकिन उसने इतराफ़ किया, मुझे वाकई पैसे भी चाहिए हैं। आप बताएं मुझे क्या करना होगा? इतनी जल्दी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी तो देखना है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। एडम के कंधे ढीले पड़े। ओके, यानी आप मुझ पे नज़र रखेंगी, ठीक है। जब आप मुनासिब समझे मुझे बता दीजिएगा। मेरी जॉब का कल 10वां और परसों 11वां दिन है। परसों मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी। तालिया उठ खड़ी हुई तो वो भी साथ ही उठा। जितना उसके अंदाज में रौब था उतना एडम मुअद्दब नज़र आता था। वान फाते से मैं बात कर लूँगी, तुम्हारे 11 दिन अभी ख़त्म नहीं होंगे एडम। ओके, एडम ने सर को खम दिया और मुस्कुराए। फिर इजाज़त चाहिए? दफतन रुका। तुम कुछ पूछना चाहते हो? मुझे अपनी मंगेतर को तजब्जुब से अल्फाज अदा किए। तोहफा देना है। क्या देना चाहिए? अगर वो उसकी ढाल ना बनी होती तो वो ना कह पाता, मगर उस एक वाक़ये ने एडम का दिल उसकी तरफ से साफ कर दिया था, और अब भी वो उतने सादा अंदाज में सब बताए दे रही थी कि उसे एतबार आ ही गया था। तुम क्या देना चाहते हो? कोई सोने का जेवर वगैरह, जैसा कि मिसेस असरा ने कहा था, या कोई पर्स, कपड़े? वो कंफ्यूज नजर आता था। तोहफे की कीमत नहीं होती एडम, वक़्त होती है। तुम इससे पूछो कि उसको इसके पापा ने क्या तोहफा दिया था इन अव्वलीन सालगिरहों पे जो उसको याद है। तुम बचपन के इस तोहफे को किसी नई शक्ल में दे दो, कोई नॉस्टैल्जिक सी कदीम शे जो उसको खुशगवार माजी की याद मुस्तकबिल में भी दिलाती रहे। बाप का तोहफा लड़कियों को बहुत अजीज होता है। एडम बिल्कुल ठहर गया। दिलो दिमाग जैसे मुनव्वर हो गया था। आहिस्ता से सर हिलाया। थैंक यू चैतालिया। उसके जाने के बाद वो अंदर आई तो दातिन लाउंज में बैठी थी, तुंद नज़रों से उसे घूरती। इसका आने का क्या मकसद था? वक्त हासिल करना। वो संजीदगी से कहती आगे आई और कानों से एयरिंग उतारने लगी। बहुत से स्पेशल फोर्स एहलकारों को इसी तरह सियासतदानों की हिफाजत पे मामूर किया जाता है। कहानी ठोस थी। अगर उसने फाते से पूछ लिया तो? जाहिर है वो पूछेगा, लेकिन फ़ौरन नहीं। मैंने उसके जहन में ये तासुर डाला है कि फ़ाते के लिए वो अजनबी है। वो कुछ अरसा इस बात पे गौर करेगा, और मुझे उतना ही वक्त चाहिए, 1 या 2 दिन। तब तक मैं सिक्का तलाश कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं जानूँ और मेरा ख़जाना। अब वो झुक के जूते उतार रही थी। कोई ख़जाना नहीं है तालिया। दातिन ने दुख और हमदर्दी से उसे देखा। ख़जाना है दातिन, और वो हमारा है, सिर्फ हमारा। वो तेज़ी से बोली, जैसे खुद को भी यकीन दिलाया हो। दातिन खामोश हो गई, बाहर फैली रात की तरह। सुबह सादिक की पहली किरण कुआलालंपुर पे पड़ी तो जामनी अंधेरे में डूबी ऊंची इमारतें मधम मधम सी रोशन दिखाई देने लगी। असरा महमूद अपने नरम गरम बिस्तर में एसी की ठंडक भरे कमरे में लिहाफ ताने सो रही थी जब जोर से दरवाज़ा खुला। असरा! फाते की आवाज़ और उसका तेज़ी से बत्ती जलाना। असरा की आंखें फौरन खुलीं। तेज़ रोशनी में पहले तो इसने आंखें चुंधिया ली, फिर पलकें झपकी। बसारत वाज़ेह हुई। सामने फाते खड़ा था। ट्राउज़र पे टी शर्ट पहने, इसके अब्रू बिछे हुए थे और चेहरे पे परेशानी थी। असरा, तुमने मेरा लॉकर खोला है क्या? नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो बाल समेटती आंखें मलती उठ बैठी। मलाका वाले घर की सारी फाइल्स कल सुबह तक इसमें थी, अब नहीं है। तुमने अच्छी तरह देखा फाते? क्या मालूम तुमने कहीं और रख दी हो। वो बिस्तर से उतरी और स्लीपर्स पहने। नहीं, मुझे याद है, और मेरा पासवर्ड भी किसी को नहीं मालूम सिवाय मुझे और तुम्हें। तुम्हारा पासवर्ड भी तो आर्याने की बर्थडे है, आसानी से कोई भी गेस कर सकता है। मैं मुलाजमों से पूछती हूँ। उसने बालों को पोनी में बांधा और शॉल उठा के कंधों के गिर्द लपेटी। तुम फिक्र न करो, मिल जाएगी। कैसे फिक्र न करूं? इस फोल्डर में घर के असल कागजात ही नहीं, उसके तारीखी होने की मुसद्दिकत दस्तावेजात भी हैं। महीने लग जाएंगे मुझे ये दोबारा बनवाने में। वो दबी आवाज़ में बज़ाहिर आराम से कह रहा था, मगर उसकी आंखों से छलकती परेशानी और गर्दन के पीछे हाथ रखा वो बेहद परेशान था। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। वैसे भी मुलाजमों में से कोई ऐसे नहीं करेगा। एडम तो हमारे साथ कल पार्टी में था, और दूसरी मैट भी। शाम को घर में कोई नहीं होता। बल्कि तालिया भी कार लेने आई तो कह रही थी कि उसे चाबी लाउंज में ढूंढने के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ी, क्योंकि मैट्स नहीं थी। वो उसके साथ बाहर आते हुए बता रही थी, और फातेह रामजिल एकदम चूक के उसे देखने लगा। कौन? वो तालिया इधर क्यों आई थी हमारी गैर मौजूदगी में? उसकी कार यहाँ खड़ी थी ना फातेह, फिर मुझे उसको अशर की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है। वो उकता के कहती उसके कमरे में दाखिल हुई। लॉकर सामने खुला पड़ा था और कागजात में बेड पे रखे थे। असरा सलीके से चीज़ें समेटने लगी। और तुम्हें इतनी अचानक मलाका वाले कागज़ों की क्या ज़रूरत पड़ गई? मगर वो बिल्कुल साख चौखट पे खड़ा था, जहन एक जगह ठहर गया था। वो लड़की सुबह वो मेरी स्टडी में थी, फिर वो हमारे पीछे हमारे घर में फिरती रही, और आज मेरी फाइल गायब हो गई।
इसकी रंगत सुर्ख पड़ने लगी। फाइलें उलट पुलट करती असरा ने चूक के सर उठाया। ओहो फाते, मिल जाएगी फाइल। फिर तालिया ऐसा क्यों करेगी? वो तो अशर, उसको तुमसे मुतारिफ किसने करवाया था वहाँ? हम कैसे जानते हैं उस लड़की को? उसने तेजी से सवाल किया, जो असरा के लिए गैर मुतवक्का था, मगर वो महमूद बिन अजीज़ी की बेटी थी। उसके जहन ने फ़ौरन से जमा तफरी की और बेहतरीन जवाब सोच लिया। अशर ने उससे शायद पहले से वाकिफ था, शायद वो दोनों शादी करना चाहते हैं और ये इन दोनों का काम है। वो किसी नतीजे पे पहुंच चुका था। मैं समझी नहीं। फिर जैसे समझ आए तो एकदम हैरान नजर आई। या अल्लाह फातेह, अशर ऐसा क्यों करेगा? फातेह ने गहरी सांस ली, बहुत सारा गुस्सा अंदर दबाया। मैं तुम्हारे भाई के बारे में कोई तबसरा इस वक्त नहीं करना चाहता। मुझे बताओ वो लड़की कहाँ रहती है? ये तो अशर को पता होगा, मगर वो अभी मेरा पोर्ट्रेट मुकम्मल करने आएगी। आज दूसरी और आखिरी सिटिंग है ना। लेकिन तुम, वो आए तो उसको मेरे पास भेजना। तुम्हारे भाई ने इसे बहुत आसमान पे चढ़ा रखा है और मुझे लोगों को ज़मीन पे उतारना अच्छी तरह आता है। फातेह, तुम उसको क्या कहोगे अगर अशर को पता चला तो? वो हरासा सी कहने लगी तो उसने कतईयत से हाथ उठा के रोका। वान फातेह के घर में चोरी करने से पहले उस लड़की को अंदाज़ा होना चाहिए था कि फातेह को दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत चोरों से है। उसने मेरा कितना नुकसान कर दिया कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही आए उसको मेरे पास भेजो, बरहमी से कहते हुए वो आगे बढ़ गया। उसके जाते असरा के तासुरात बदले, खौफ, हरासियत, परेशानी सब गायब हुआ और उसने इत्मीनान से गहरी सांस ली। फातेह ने जल्द या बदीर जान ही लेना था कि यह अशर का काम है, मगर अशर की मदद का इल्ज़ाम वो किसको देता है, ये असरा के नज़दीक ज़्यादा अहम था। अपने बच्चों और अपने शोर को इस जनून से बचाने के लिए वो हर जंग और हर मोहब्बत में हर जायज़ नाजायज़ काम कर सकती थी। गहरी सांस लेकर वो मुस्कुराए, खिड़की को देखा जहाँ एक नई सुबह तुलू हो रही थी और हालिम की रिहाइश गाह में बेड पे बेखबर सोई तालिया की आंख एक झटके से खुली थी। चंद लम्हे लगे उसको हवासों में वापस आने में और फिर वो एकदम से उठ बैठी। उसने अभी अभी ख्वाब में जो मंजर देखा था वो उसके अंदर के खून को जोश दिलाने और रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। ख़जाना है, ख़जाना वाकई है। उसके होंठों के किनारे मुस्कुराहट में डलने लगे और चेहरे पे खुशगवार बेचैनी दर आई। और जो जगह मैंने अभी देखी है तो यहाँ दफन है वो ख़जाना। बेयकीनी और खुशी से उसने मुंह पे हाथ रख लिया। मैं जानती हूँ ख़जाना कहाँ दफन है, सिर्फ मैं जानती हूँ। तेज़ी से स्लीपर्स पहने और बाहर को भागी।